સમગ્ર દેશમાં અને ખાસ કરીને આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પછી દિલ્હીમાં પણ નાગરિકત્વ ધારાના વિરોધમાં હિંસા ભડકી ઉઠી છે। આ બાબતે પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ ભાજપનો વિરોધ કરતા દેશનો વિરોધ કરવા લાગી છે। તેમની વાત નથી મનાતી તો આગ ચંપી કરાવે છે। ત્યારે સમગ્ર બાબતે અમારા સંવાદદાતા મઝર શેખે માઇનોરિટી મોરચાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તથા હજ કમિટીના મેમ્બર જનાબ મોહમ્મદ ઇરફાન અહેમદ શેખની મુલાકાત લીધી હતી અને સમગ્ર બાબતે ચર્चा કરી હતી। तो जुओ हमारो आ विशेष अहवाल। लाइव गुजरात न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मज़र शेख। दोस्तों, सीएबी यानी नागरिक संशोधन बिल को लेकर जब से राज्यसभा में पास हुआ है तब से देश में एक हंगामा बरपा हुआ है। लोग सड़कों पे उतर आए हैं। ऐसी तो क्या बात है इस बिल में कि जिसे लेकर मुसलमान भी परेशान हैं और उनके दिमाग में दिलो दिमाग में कई सवालात उठे हैं कि इस बिल से क्या होगा, क्या है उन्हें हिंदुस्तान में रहना दिया जाएगा या उन्हें बाहर किया जाएगा। इन सभी बातों का सवाल का जवाब हमें आज देंगे भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे के वाइस प्रेसिडेंट और हज कमेटी के मेंबर जनाब इरफान अहमद साहब। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बिल के बारे में कि क्या है ये बिल। तो इरफान अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। इतना अच्छे जो टॉपिक इस देश में आजकल चल रहा है उसके बारे में आपने जानने की पूरी कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से गुजरात ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहूँगा। जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल अभी लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति जी ने उसको साइन भी कर दिया है, वो देश में लागू हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा बिल है। इस पर जो है किसी को पैनिक होने की, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन आदमियों के राजनीतिक दुकानें बंद हो चुकी थी वो उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। उसके पूरे तरीके से उन्होंने डिबेट में भी भाग लिया था, लेकिन फिर भी जनता को भड़काने का काम, उनको बरगलाने का काम वो बड़े पैमाने पर पूरे देश में करने की उन्होंने कोशिश कर दी है। ये अच्छी बात नहीं है। ये किसी की नागरिकता लेने के लिए बिल नहीं है, ये किसी को नागरिकता देने का बिल है। तो इससे जो हमारे 130 करोड़ नागरिक हैं, आवाम है, उसका इससे कोई मतलब नहीं। ये तो जो हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक से, मुल्क से, देशों से प्रताड़ित होकर जहाँ से ठीक तरीके से अपनी पूजा पद्धति को भी संचालित नहीं कर पाते थे, उनके साथ अत्याचार होता था, भाई भतीजावाद होता था, वे आकर यहाँ कर शरण लिए हुए आदमी जो पिछले 60-70 सालों से यहाँ रह रहे थे, उनको नागरिकता देने का काम करने वाला ये नागरिकता बिल है। और ये तो बड़े शर्म की बात है जो आज सड़कों पर उतरकर बड़े बड़े आस्तीनों को चढ़ाकर भाषण देने वाले वो अपने गिरेबान में झांके। वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो उनके प्रधानमंत्री महोदय थे मनमोहन सिंह जी, वो भी पाकिस्तान से आए हुए थे इस देश में। तो उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि मेरे जैसे कितने आदमी वहाँ से यहाँ भाग कर आकर रहे, उनको कितना प्रताड़ित करा और यहाँ पर किस तरीके का वो जीवन यापन जो है वो कर रहे थे, गरीबी में, भूखमरी में, हमारे इस देश में शरण लिए हुए थे। तो इसमें कौन सी गलती है? अगर हम उनको सही तरीके से नागरिकता देकर भारत का नागरिक बना दें और यहाँ की भी वो मुख्य धारा में अगर जुड़ जाएं तो देश के विकास में ही काम करेंगे ना। लेकिन जिनकी राजनीतिक दुकानदारी खत्म हो गई है वो लोगों को सड़कों पर लाने का काम कर रहे हैं। 2-4-5 दिन में लोगों की खुद समझ में आ जाएगा कि ये नागरिकता देने का बिल था, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। ऐसी तो क्या बात है इस बिल में कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 16 याचिकाएं दायर हो चुकी है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं संविधान का इस बिल में उल्लंघन हो रहा है। ये बात पर खासकर जोर दिया जाता है। ये पिछले हमारी सरकार ने 2014-2019 वाले रेजिम में भी ये लोकसभा से बिल पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ था। राज्यसभा ने इसको जो है जो संसदीय कमेटी होती है वहाँ पर भेज दिया था। तो संसदीय कमेटी के पैनल ने भी उसमें जो भी अपने तरीके से अमेंडमेंट सुझाए होंगे या जो भी उसमें रद्द-बदल करने की बात होगी वो दोबारा फिर सरकार को भेज दिया। अभी जब हमारी दोबारा से सरकार आई तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी
और हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको दोबारा लोकसभा में प्रस्तुत करा और लोकसभा में भारी बहुमत से वो बिल जो है पास हुआ। और हर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी पार्टीज के थे जिन्होंने लगातार उसमें डिबेट में भाग लिया, जो जो शंकाएं थी उनको, जो जो भी उनके मन में था, वो उन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पर रखा, जिसका एक एक चीज का जवाब पूरी दिलेरी से, पूरी मुस्तैदी से, पूरी दमदारी से, पूरी ईमानदारी से गुजरात के माटी के लाल जनाब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फोरम पर दिया और रात के 12 बजे तक ये डिबेट चली तो लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद फिर इसे राज्यसभा में लेकर आया गया। तो राज्यसभा में सभी पार्टीज के बड़े बड़े लीडर, कांग्रेस के लीडर, सबने अपनी अपनी बात पार्लियामेंट के फोरम पर रखी और उसमें लगातार डिबेट हुई। डिबेट होने के बाद फिर हमारे गृह मंत्री जी ने इसकी जितनी भी उनकी शंकाएं थी वो दूर करने की कोशिश की और पार्लियामेंट से बड़ा फोरम, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने पूरी ईमानदारी और दमदारी से ये बात बताने की कोशिश की कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, इसमें कहीं से कहीं तक भी न किसी को मुसलमान को डराने की कोई ज़रूरत है, न किसी से डरने की ज़रूरत है, न ये उनके बारे में बिल है, ना उनकी नागरिकता लेने का बिल है। ये तो हमको जो हमारे यहाँ पर प्रताड़ित होकर आए हैं उनको बिल नागरिकता देने का बिल है। अक्सर देखा जाए कि इस बिल में मुसलमानों को जो है वो बाहर रखा गया है, इस बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये उनको बाहर नहीं रखा है। जैसे मैंने अभी पिछले सेगमेंट में आपके बताया, ये बिल जब ये देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद दोनों देशों के जो उस टाइम का शीर्ष नेतृत्व था, सरकार चलाने वाला था, तो आपस में उन्होंने दोनों में ऐसे सहमति हुई थी कि हमारा देश सेकुलर देश होगा, यहाँ पर रहने वाले जो भी नागरिक होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, तो उन पर कोई ना अत्याचार होगा और जैसा सबके लिए यहाँ माहौल होगा ऐसे ही उनके लिए होगा। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की सरकार वो बाद में मुकर गई और उसने अपने देश को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर लिया। उसके बाद फिर 1971 में जो उसका पार्ट था वो बांग्लादेश बन गया। उन्होंने भी यही चीज़ दोहराई कि वहाँ के रहने वाले नागरिकों को पूरी मूलभूत सुविधाएं होंगी, पूजा पद्धति की इबादत होगी, शादी ब्याह करने की इजाज़त होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद में, शेख मुजीब साहब के बाद में, बाकी जब सरकार आई तो उन्होंने भी अपने आप को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर लिया। अफगानिस्तान की भी यही स्थिति थी। तो इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार ने ये बताने की कोशिश की कि जो वहाँ से आए हुए बेचारे प्रताड़ित 60-70 साल से, 40 साल से, 20 साल से, जिनको वहाँ से भगा दिया, उनको पूजा पद्धति की भी सही तरीके से उनको इबादत नहीं थी, अपने मंदिरों में नहीं जा सकते थे, गुरुद्वारों में नहीं जा सकते थे, चर्चों में नहीं जा सकते थे, बौद्ध मठों में नहीं जा सकते थे। बामियान की मूर्ति को भी जो है आपने देखा होगा लाइव तालिबान ने तोड़ दिया था। तो वो बेचारे हमारे देश में आए और हमारा देश एक भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी कल्चर को अपने साथ समाहित करके रखता है। यहाँ हर आदमी को अपनी पूजा पद्धति की इजाज़त है। मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, सिख भाई हमारे गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेक सकते हैं, क्रिश्चियन भाई हमारे जो है वो अपने अपने गिरजाघरों में जाकर इबादत कर सकते हैं, जो बौद्ध भाई हैं वो अपने अपने मठों में जाकर मत्था टेक सकते हैं, वो जितने भी मानने वाले हैं, जो जैन धर्म के हैं वो जैन मुनि के साथ जाकर खुलेआम वहाँ जाकर इबादत कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को, हर आदमी एकदम लिबरल है। दुनिया का ये पहला देश है कि जहाँ पर एकता, भाईचारे, शांति के साथ 130 करोड़ आवाम मिलकर रहते हैं। तो उनको वहाँ पर ये अत्याचार हुआ, तब ये बिल जो है इसको लाने की कोशिश की। नहीं तो ये तो कांग्रेस वाले को लाना चाहिए था। ये उस टाइम पर जिन्होंने बंटवारा कराया, गांधी नेहरू परिवार, उनकी ये जिम्मेदारी थी। लेकिन वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ उनको वोटों से मतलब है। उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, सिखों का वोट चाहिए, ईसाइयों का वोट चाहिए, जैन धर्म के आदमी को मानने वाले का वोट चाहिए। वो भड़का कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। आज जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित जी की जोड़ी 2 वाली सरकार में आई है, तब से इनकी बची कुछ राजनीति भी खत्म हो रही है।
अभी आपको मालूम होगा अहमदाबाद का तो टेम्परेचर ही 45-46 रहता है। इनके तो एमपी की तादाद भी घटकर 44 हो गई। और ये किस मुंह से बात करना चाहते हैं? क्या इन्होंने देश को दिया है? कौन सी इन्होंने एकता की आज तक पहाड़ा पढ़ाया है? ये तो आज भी इस बिल के माध्यम से इस देश में बवाल कराना चाहते हैं, लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं। ये आगे नहीं होगा, 2-4-5 दिन में ये सब शांति हो जाएगी और ये बहुत अच्छा बिल है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। बिल पास होने के बाद जो PNRI 1/4/2020 से लागू होने वाला है, उसके लिए हर एक नागरिक को क्या डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे या क्या साबिती देनी पड़ेगी? आप समझ लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे पासपोर्ट बनवाने के लिए जो जिन डॉक्यूमेंटों की आपको ज़रूरत है, ऐसा तो होता नहीं है कि मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरी कोई शक्ल बहुत खूबसूरत है, उन्होंने बगैर डॉक्यूमेंट के मेरा पासपोर्ट बना दिया। वो सबके लिए, वो राजा के लिए भी और रंग के लिए भी, अमीर के लिए भी, फकीर के लिए भी, हर नागरिक का एक प्रोसीजर है। जैसे पासपोर्ट बनाने का प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ जरूरी है वो लगाने पड़ते हैं, तभी पासपोर्ट बनता है। तो ऐसे ही आने वाले दिन में अगर NRC लागू होता है, अभी तो आया नहीं है सदन के पटल पर, जिस दिन आएगा तो हर चीज़ उसमें क्लियरिफाई होगी। क्या डॉक्यूमेंट हमें लगाना है, कब से लागू होना है, क्या उसके नॉर्म्स होंगे, क्या टर्म्स होंगे, क्या कंडीशन होंगे, वो सब आने वाले दिन में आपको आईने की तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इस देश के 130 करोड़ नागरिक सम्मानित नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अपने जो है प्रूफ, अपने अपने डॉक्यूमेंट अपने निकाल कर रखें। उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप तो ये मान के चलिए जैसे पासपोर्ट बनाने के लिए या किसी भी काम करने के लिए प्रूफों की जरूरत होती है, ऐसे नागरिक रजिस्टर के लिए होगी, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है? होना ही चाहिए। और पूरी दुनिया के मुल्क जितने भी हैं, सबका अपना एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे भारत और बांग्लादेश में नहीं है। और मैं तो अपने देश की बात करूंगा कि हमारे देश में नहीं है, तो होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है। हमारा कम से कम वहाँ पर एक एंट्री होगी, हम दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो वहाँ उसको सर्च करके हम बता सकते हैं कि हम कहाँ के इस भारत के सम्मानित नागरिक हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक हैं। बजाय पासपोर्ट के हम अपने उस पर क्लिक करके दिखा देंगे, तो कौन सी इसमें, ये तो अच्छी बात है। ये तो मैं दोनों को, नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उसके शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी NRC करना चाहिए, जिससे सब नागरिकों से जो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं, इनकी परमानेंट दुकान बंद हो जाए। मुसलमान खासकर जो आजकल घबराए हुए हैं, उनसे खासकर आप क्या कहेंगे? उनसे, उनके दिल में कई सवालात हैं कि हमें इस दिल से निकाल दिया जाएगा या हमें विदेशी करार दिया जाएगा। इस बात पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? किसी भी मेरे देश के नागरिक को ना घबराने की जरूरत है, ना पैनिक में आने की जरूरत है। और विशेषकर खास तरीके से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, ना उनको किसी चीज़ की घबराने की जरूरत है, ना किसी के झांसे में आने की जरूरत है। और कोई भी दुनिया की ताकत यहाँ पर रहने वाले 18-20 करोड़ नागरिकों को कौन बाहर निकाल सकता है? सोचने से ही परे की बात है। हाँ, कांग्रेसी अपोजिशन की पार्टी, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, जिन्होंने विकास करना था आज तक विनाश किया, वो ऐसे सब जरूर माहौल बना रहे हैं। आपको निकाल दिया जाएगा, आपके साथ ये कर दिया जाएगा, आपके साथ वो कर दिया जाएगा। अरे भाई, आप पिछले 60-70 साल से आपकी सरकारें थी, अभी भी बहुत सारे स्टेटों में सरकार है। कितने अकलियतों का, कितने मुसलमानों का, कितने अल्पसंख्यकों को आप रोजगार दे रहे हो, उनकी भलाई के कौन से काम कर रहे हो? कम से कम अभी तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करना छोड़ दो, मुख्य धारा में खुद भी आओ, उनको भी आने दो। और मैं अपने सभी भाइयों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि मैं तो जिस मत का मानने वाला हूँ, जिस धर्म का मानने वाला हूँ, इस्लाम पे चलने वाला हूँ, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। अगर कोई अल्लाह से भी डर रहा है, इसका मतलब उसका ईमान कमज़ोर है, ईमान में उसकी कमज़ोरी है। दोबारा उसको असलाह अपनी करनी चाहिए और पूरी तरीके से तवक्कल तो अल्लाह पर रहना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, बाकी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी ही रहोगे। ये हमारे बहुत ही मशहूर और मकबूल गुजरात की धरती की माटी के लाल नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले 3-4 दिन में लगातार
झारखंड के चुनाव की रैली में ये बात भी बताने की कोशिश की है, लेकिन ये कांग्रेसी और अपोजिशन वाले आपके कानों में अभी भी रुई लगा कर रखना चाहते हैं कि उस सही बात आप ना सुन सको। जब देश का प्रधानमंत्री किसी चीज़ के लिए बोलता है तो उसकी वो बात जो है पत्थर की लकीर होती है, नज़ीर होती है। इस देश का गृह मंत्री अगर पार्लियामेंट के फोरम पर बोलता है कि ना ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, ना उनको कहीं जाने की जरूरत है, वो यहीं के थे, यहीं पर रहेंगे, तो और कौन सी कांग्रेस वाले उनको कोई नया सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। इसलिए अभी भी मौका है, बाज आ जाओ, राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद करो। हाँ, पूरे देश के नागरिकों को चाहिए, अगर किसी पर कोई प्रूफ नहीं है तो अपने बना कर रखे। मैं इसी देश का नागरिक हूँ, सम्मानित नागरिक हूँ, मुझे यहाँ के नागरिक होने पर फक्र है, गर्व है, क्योंकि मेरे फोरफादर, मेरे आबा व अजदाद सब यहीं पे पैदा हुए और यहीं की मिट्टी में मिलने वाले हैं। तो इस देश की मिट्टी से बहुत मुझे प्यार है और मैं अपने सभी भाइयों से और सभी आवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि वो किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में ना आए और अपने अपने प्रूफ तैयार रखें। जब एनआरसी आएगा तो उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 130 करोड़ आवाम, 130 करोड़ नागरिकों को ज़रूरत पड़ेगी। सबको अपना जो है वो प्रूफ जो है देना पड़ेगा, तभी नेशनल रजिस्टर में आपका नाम रजिस्टर होगा। आप पिछले 29 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हो और काफ़ी साल से आप ये काम कर रहे हो, हज कमेटी के भी आप मेंबर हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों के लिए जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी पूरी राज्यों में भी बहुत सारी सरकारें हैं और लगातार 5.5 साल से देश में भी सरकार है, जिसका सिर्फ एक ही मिशन है कि यहाँ के नागरिकों का कैसे विकास हो। और हमारी पार्टी का तो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जो चीज, तीनों चीज को जो कोई लेकर चलता होगा, कितना बड़ा उसका विजन होगा, कितना बड़ा उसका मिशन होगा, ये तो आप उनसे जाकर पूछिए जिन्होंने 60-70 साल तक हुकूमतें की है। उनका कौन सा, उन्होंने कितने आदमियों का विश्वास जीता, कितने आदमियों का विकास किया। लेकिन उनका तो एक ही मिशन होता था कि इस देश की संपदा को कैसे लूटूं और लूटकर मुल्क से बाहर लेकर जाऊं। ये तो जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी आई है, तो ऐसे ये आदमी जरूर डरे जो गलत काम करते थे, उनको जरूर दहशत हुई है, क्योंकि उनका सब कुछ जो है वो खुलने वाला है। किसने कितनी लूटपाट मचाई, किसने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया, और उनको डरना भी चाहिए। लेकिन जो इस देश के 130 करोड़ आवाम है वो उसकी फलाह बहबूदी के लिए लगे हुए हैं और चट्टान की तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी देखना आप, झारखंड में हमारी फिर सरकार आएगी, क्योंकि वहाँ पर काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है, काम किया है, काम करेंगे, देश का विकास करेंगे। कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो है वो नागरिक संशोधन बिल को हमारे यहाँ पर अमल में नहीं आने देंगे। इस पर आप क्या कहो? नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हो मैं समझता हूँ। इस हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी फर्स्ट नंबर का अगर कोई स्टेट था तो हमारा पश्चिमी बंगाल था। आपको याद होगा जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर आकर इलीगल कब्जा किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम की एक कंपनी भी उन्होंने कलकत्ता में ही खोली थी। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था। वो रीजन ये था कि वहाँ के आदमी बहुत ही विकास, बहुत ही पढ़े लिखे और एक तहजीब के दायरे के रहने वाले इंसान थे, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाली। पूरी दुनिया से उसका आवागमन का रास्ता सुलभ था। लेकिन जब से हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ, इतना तरक्की याफ्ता जो हमारा राज्य था, वो पहले कांग्रेस के चुंगल में रहा। उसने उसकी तरक्की को ख़त्म करने की कोशिश की, नागरिकों को भिड़ाने की कोशिश की। उसके बाद बदकिस्मती से कम्युनिस्टों का वहाँ शासन रहा, तो 33-34 साल उन्होंने राज किया, और वहाँ पर एक एक फैक्ट्री को चुन चुन कर उन्होंने लूटपाट मचाई। मजदूरों के नाम पर फैक्ट्रियों में ताला लगाने का काम किया, तो एकदम वो राज्य चौपट हो गया। जो बचा कुचा काम था वहाँ, तो हमारी ममता दी ने परमानेंटली चौपट कर दिया। उनके जो भतीजे हैं वो दिन भर उगाही का काम,
और ममता दी दिन भर राजनीतिक लड़ाई का काम। कौन सी राजनीतिक लड़ाई? हिंदू से मुसलमान को लड़ाना, मुसलमान से हिंदू को लड़ाना। इस काम की अब पराकाष्ठा हो चुकी है दीदी। अभी आपके जाने का समय आ गया है। अगले साल इलेक्शन है, आप लागू करो या ना करो, ये हिंदुस्तान सीएबी और एनआरसी दोनों को लागू करके रहेगा। और जो भी घुसपैठी है, हम तो इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं, घुसपैठ करी है जिन्होंने, वो उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका देश तो है नहीं। वो जिस देश से है उसको उस देश में जाना पड़ेगा। दूसरे में एक बात और बताना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई हिंदू राष्ट्र नाम का एक भी राष्ट्र नहीं है। इस्लाम के मानने वालों को भी 57 राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन और ईसाइयों के मानने वाले भी 100 से ज़्यादा मुल्क हैं, बौद्धों के मानने वाले भी 1 दर्जन से ज़्यादा मुल्क हैं। लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया में अगर कोई राष्ट्र नहीं है तो हिंदू नाम का राष्ट्र नहीं है। एक बहुत छोटा सा नेपाल था, उसको भी कम्युनिस्टों ने बंगाल की तरीके से उस टाइम बर्बाद करने की कोशिश की और उसके स्ट्रक्चर को भी खत्म कर दिया, उसके संविधान को भी खत्म करके वहां से भी वो हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया। तो अब आप बताइए, पाकिस्तान से पिटने वाले, बांग्लादेश से पिटकर आने वाले, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होने वाले कहां पर जाएंगे? पूरी दुनिया में एक ही तो ऐसा मुल्क है जहां पर कोई भी आकर शेल्टर ले सकता है। तो आए, प्रताड़ित रहे, इतने दिन तक वो उस धारा से अलग रहे, लेकिन अब उनको नागरिकता मिलने वाली है। और जैसा मैंने पहले बताया, किसी को पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। कुछ लोगों का इस बात पर मानना है कि इस बिल के जरिए हिंदुस्तान को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? भारत का संविधान आपने सुना होगा, देखा होगा, कितनी बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली कि मेरा संविधान ही मेरा मंदिर है, मेरा संविधान ही मेरी गीता है, मेरा संविधान ही मेरा कुरान है, मेरा संविधान ही मेरा बाइबल है। जो प्रधानमंत्री इतने खुले अल्फाजों में ये बात करता हो और उस मंदिर की पूजा करता हो, तो इसके बारे में कुछ सोचने और समझने की या कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, विकास मुमकिन है। आप जाइए पूरी दुनिया के किसी भी तख्ते पर, आज इमिग्रेशन काउंटर पर आपको मालूम होगा कि इस हिंदुस्तान की कितनी धाक है, और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। आज सब मान सम्मान से वहाँ के नागरिकों को देखते हैं। अब पहले क्या होता था आपको याद होगा, आप खुद बहुत ही कर्मठ पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं। जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता इस देश से जाते थे तो उनके कपड़े उतरवा कर उनकी तलाशी ली जाती थी। आज अल्लाह का करम है, किसी भी दुनिया के आप कोने में जाएंगे तो एक सम्मान की दृष्टि से आपको देखा जाता है, और लाइन में भी आपको पहले नंबर पे आपको बुलाकर आपका इमिग्रेशन या कस्टम या जो भी चेकिंग होती है वो क्लियर सिक्योरिटी की जाती है। आज पूरी तरीके से हम सुरक्षित हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, और ये देश विकास करेगा और विकसित देश होगा। और मैं चाहता हूं कि ये भारतवर्ष जो सदियों पुराना मुल्क है उसी अपनी भूमिका में आए और पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। एक आखिरी सवाल इरफान साहब से कि हिंदुस्तान के नागरिकों को और खासकर मुसलमानों को इस बिल के बारे में आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? नहीं, इस बिल के बारे में जैसे मैंने अभी सभी सेगमेंट्स में ये बात बोली है, आपको कहीं किसी से डरने की, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के पैनिक में आने की भी जरूरत नहीं है। और आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप अल्लाह के अलावा किसी से न डरें। कांग्रेसी अपोजिशन की पार्टी वाले आए तो उनके 4 जूते मारने का काम भी करें। किस लिए? कि क्या उन्होंने 60-70 साल तक आपके विकास के काम किए, आपके शिक्षा के काम करे, आपकी भलाई के काम करे, आपके अपलिफ्टमेंट के काम करे, आपके सरकारी बैंकों में खाता खुलवाने के काम करे, आपको स्किल डेवलपमेंट के तहत सर्टिफिकेट देने के काम करे, आपको जो गरीब और लाचार हैं उनको क्या सिलेंडर फ्री में देने के काम करे? क्या उन्होंने काम करे? आज अगर आपके सब काम हो रहे हैं
24 घंटे बिजली देने का सरकार काम कर रही है, स्वच्छ पानी देने का काम कर रही है, आपके हेल्थ के बारे में सोच रही है। तो ऐसी सरकार के बारे में आपकी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं, सेफ हैं और अपने अपनी भलाई के काम में, देश की भलाई के काम में लगे हैं। उस पर आगे बढ़ते रहिए और बहुत खुशी के साथ रहिए। ये देश आपका है, आपका ही रहेगा। आप इस देश के नागरिक हैं, उसके नागरिक बने रहेंगे। कहीं कोई दूर दूर तक आपको कोई टच करने वाला नहीं है। हाँ, जो इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं उनको जाना ही होगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की नागरिक संशोधन बिल पर भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी अध्यक्ष, माइनॉरिटी मोर्चे के वाइस प्रेसिडेंट और हज कमेटी के मेंबर इरफान अहमद साहब से। उन्होंने बताया कि मुसलमानों को इस बिल से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कोई देश से निकालने वाला नहीं है, उन्हें सम्मान से इस देश में रहने दिया जाएगा। तो मैं बदर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।